हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग मेनली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। देखिए, आपको बताया हम लोग चैप्टर वाइज जो सेशन हम लोग कवर कराए, अभी तक हमने 14 सेशंस कवर कराए। वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, उसको आप क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन यूपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन के लिए आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा 15 नंबर का कॉन्सिक्यूटिव सेशन है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट हम लोग प्रीवियस सेशन का हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? रिएक्टेंस रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट विच ट्रांसमिशन लाइन। हम लोग रिएक्टेंस रिले ये कौन से ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, कौन से ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। रिएक्टेंस इसका शॉर्ट ट्रिक है एक्स जेड मो, ठीक है। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन मो रिले जो हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पेडेंस रिले, और रिएक्टेंस रिले जो है हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स से। उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है गोविंद गबरू, मंदार इससरे, राजेश इंजीनियरिंग जोन, ज्योति कुमारी, कनुष कुमार, सुनील कुमार बिंद, साइलेंट पर्सन, आकाश सेंटा, कुशी राय एंड विकास कुमार। तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। ये क्वेश्चन हमने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो हमारा 14 नंबर का सेशन था उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा होगा तो इसकी भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, या आप जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो यूपीसीएल जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपको मैंने काफ़ी बार डिस्कस करा है हालांकि। टेक्निकल सिलेबस 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए रहने वाले। जनरल अवेयरनेस की आपको पता है हमारे जो नया चैनल है नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई, उसमें हमने ऑलरेडी सीरीज शुरू कर दी। इसके 9 सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के, वो आप जाके देखिएगा। उसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस से 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर कराते हैं, जो कि आपके मिक्स्ड क्वेश्चन जिस तरीके से आपके प्रीवियस सेशन में आपको पूछे जाते हैं, प्रीवियसली आपको पूछे गए उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन है आपको 20 मार्क्स के लिए हम लोग वहाँ पे आपको कवर कराते हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, हमने जो जिस तरीके से डिसाइड किया था रीजनिंग की, जो हम लोग एक मैराथन लेने वाले, वो भी हमने अभी तक आपके लिए प्रिपेयर करा दिया है, ठीक है। वो भी आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। इस तरीके से 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। कंपोजिट टाइमिंग रहने वाला है 3 इयर्स। एक कलेक्ट करके आते हैं तो +1 मार्क मिलेगा, और एक गलत करके आते हो -2.5 आपके डिडक्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। ये सेशन के आपको नहीं देखा होगा अपने सुपर एमसीक्यू सीरीज फॉर जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपके लिए मैं एक मैराथन क्लास लेके आने वाला था। ये आपको एग्जामिनेशन से पहले 100% जाके देखना होगा। ये कंप्लीट नॉन टेक्निकल का, इसमें 100+ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है। एक मैराथन क्लास है आपके नॉन टेक्निकल के लिए। जो मैंने अभी आपको बताया था 20 मार्क्स का रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है, उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसी पैटर्न में हमने 100+ क्वेश्चंस का एक सिंगल मैराथन क्लास आपके लिए बनाया, सो दैट आपका एक इसमें से कंप्लीट नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये जो क्लास है आपको हमारा चैनल कोचिफाई पे आपको 1 या 2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। ये आपको 100% देखना है और ध्यान से इसको कंप्लीटली एक मैराथन क्लास इसको कंप्लीट करना है, सो दैट आपके जो 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले, उसका कंप्लीट एक सिलेबस कवर हो जाए जो नॉन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। देखिए, आपका जनरल अवेयरनेस का तो हमने ऑलरेडी सीरीज शुरू कर दिया है, उसी तरीके से आपका इस मैराथन क्लास में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसका हमने कंप्लीट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। 100+ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हमने इसमें अपलोड किया। ये सेशन आपका 1 या 2 दिनों में अपलोड हो जाएगा हमारे कोचिफाई चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। ये सेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ही आपको ये वीडियो अपलोड हो जाता है, उसी तरह तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे कोचिफाई चैनल पे मिल जाएगा, और इसमें आप 100+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ केबल अगेंस्ट अ मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए हम लोग केबल को क्या लगाते हैं, ठीक है। केबल को हम लोग कौन से तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हमारा बेडिंग से होता है, शीट से होता है, कोर या फिर आर्मरिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। केबल को मैकेनिकल इंजरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना होगा तो हम लोग उसको आर्मरिंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने हमारा इलेक्ट्रिकल केबल्स का ये सेशन नहीं देखा होगा तो इसकी भी लिंक यहाँ पे आई बटन को प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। इसमें हमने कंडक्टर इंसुलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सर्विंग किसके बनाई जाती है, शीथ, आर्मरिंग और डिफरेंट
आपके टाइप्स केबल्स की, उसकी रेटिंग की हमने एक ही सेशन में कवर करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ जाके देखिएगा। ध्यान में रखिएगा, केबल को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको आर्मरिंग करते हैं। ये होगी हमारी आर्मरिंग, ये हमारे केबल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेजेस एंड मैकेनिकल इंजरीज। जो एक्सटर्नल डैमेजेस होते हैं उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग आर्मरिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर व्हेन हीटेड लीड पेरोक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू। अगर हमारे पास एक ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर है, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसका लीड पेरोक्साइड का जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। इट कन्वर्ट्स टू रेड लीड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर एडवांटेज ऑफ अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होता है? काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ लो इनिशियल कॉस्ट। और इसका ड्रॉबैक भी क्या है कि वोल्टेज का काफ़ी ज़्यादा इफेक्शन रहता है, ठीक है। जो फार अवे रहता है लोड, उस पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें अब देखने को मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट अ फार अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। और सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। दैट मीन्स इसकी कम लागत जो है कम है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिजायर्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ अ केबल लेइंग फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड से नीचे यहाँ पे हमारा केबल ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर टॉप ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे कंडक्टर है, टॉप ऑफ द सरफेस, ये हमारी ग्राउंड होगी। और अगर हमारा वोल्टेज है बिटवीन 22 kV टू 33 kV, दैट मीन्स व्हाट इज द डिजायर्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ अ केबल लेइंग फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द टॉप ऑफ द केबल फॉर अ हाई वोल्टेज केबल। अगर हमारा हाई वोल्टेज केबल ग्राउंड के अंदर से पास ऑन हो रहा है, ठीक है, तो उसका कितना मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए? तो रहना चाहिए 1.05 मीटर। देखिए इसकी रेटिंग जो है आपको मैं एक चार्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 टू 33 kV है। 22 टू 33 kV के लिए 1.05 मीटर है, ठीक है। 3.3 टू 11 kV के लिए 0.9 मीटर्स का है। लो वोल्टेज के लिए 0.75 रहता है। रोड क्रॉसिंग के लिए 1 मीटर रहता है। और रेलवे ब्रिज क्रॉसिंग के लिए भी इसका 1 मीटर का ये डिस्टेंस रहता है, डेप्थ रहता है। दैट मीन्स ग्राउंड से लेके आपका मिनिमम डेप्थ कितना रहना चाहिए, ये यहाँ पे इस चार्ट में आपको इंक्लूड किया है। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल के जे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज करंट। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो पावर लॉस रहता है वो रहता है आई स्क्वायर आर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्योंकि आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरीके से ए क्या हो जाता है हमारा, पी अपॉन वी कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर रो एल बाय ए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, जो ए रहता है हमारा एरिया, वो डिपेंड करता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी कॉस ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो एरिया हमारा, दैट मीन्स जो लागत है हमारी अल्टीमेटली, जो हमारा हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो थिनर कंडक्टर हमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज से। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन देयर इज अ डेड एंड एट द लाइन और देयर इज अ कॉर्नर और अ शार्प कर्व। अगर हमारा डेड एंड है या फिर एक कर्व है, शार्प कर्व है, तो उस केस में हम लोग कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं? तो उस केस में हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर ये यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ऐसा स्टेटमेंट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, व्हेन देयर इज अ डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज अ कॉर्नर और अ शार्प कर्व और देयर इज अ लाइन क्रॉसेस रिवर डैश इंसुलेटर इज़ यूज। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर ये यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग कितने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हमको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो है हमारा 33 kV तक के उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर का देखिए, इंसुलेटर क्या करता है, कंडक्टिंग पाथ जो रहता है हमारा, कंडक्टर रहता है और ये मान लो हमारा टावर है, इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। तो वो जो इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं वो कौन सा हम लोग उसमें कॉमनली मटेरियल यूज़ करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसमें हम लोग माइका यूज़ करते हैं, एस्बेस्टॉस, पीवीसी या फिर पोर्सिलिन, ठीक है। तो हम लोग इसमें पोर्सिलिन यूज़ करते हैं, ओके। ये पोर्सिलिन जो हमारा बनाया जाता है केवलिन फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास अराउंड सिलिका रहता है, फेल्ड्सपर रहता है और क्ले रहता है, ठीक है। उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
4 to 10 किलो वोल्ट पर mm रहता है। ये आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखिएगा पोर्सिलिन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग ग्लास भी उसमें यूज़ करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली पोर्सिलिन ही यूज़ हो जाता है। शंट रिएक्टर्स आर नीडेड। शंट रिएक्टर्स हमें कहाँ रिक्वायर्ड रहते हैं? ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे करती है? इसकी ज़रूरत रहती है टू ब्रिंग डाउन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट अ लाइट लोड। शंट रिएक्टर का काम ही यही होता है कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज का लाइट लोड्स पे वोल्टेज हम लोग डाउन कर सके। इसलिए हम लोग फेरेंट इफेक्ट को हम लोग जनरली नो लोड कंडीशन जब रहती है हमारी, या फिर लाइट लोड कंडीशन रहती है और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइफ के लिए, तो हमारा ऑपरेट होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट। तो उस केस में हम लोग वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज का हम लोग ड्रॉप डाउन करने के लिए ये शंट रिएक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान में रखिएगा, शंट कैपेसिटर अगर पूछा गया तो हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, शंट रिएक्टर का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सीरीज रिएक्टर मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ आपको। सीरीज रिएक्टर अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या करता है? स्मूथ करता है हमारी वेव शेप को। सीरीज रिएक्टर पूछा गया तो इट स्मूदन द वेव शेप। सीरीज कैपेसिटर हमारा क्या करता है? नेट रिएक्टेंस जो रहता है हमारा, नेट रिएक्टेंस जो रहता है सीरीज कैपेसिटर ही हमारा कम करता है। ठीक है, और शंट रिएक्टर हमारा रिड्यूस करता है फेरेंट इफेक्ट बाय लिमिटिंग द ओवर वोल्टेज लोड साइड पे। ठीक है, फेरेंट इफेक्ट में आपको पता है जो लोड एंड में आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है लाइट कंडीशंस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शंट कैपेसिटर, सीरीज रिएक्टर किसके लिए यूज़ होता है, सीरीज कैपेसिटर किसके लिए यूज़ होता है, ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों भी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इफेक्ट अफेक्ट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओजोन का रहना, कोरोना इफेक्ट, दैट मीन्स जो प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट के कारण जो ओजोन प्रोड्यूस होता है वो क्या अफेक्ट करता है? ठीक है, वो क्या हमारा अफेक्ट करता है? वो हमारे कंडक्टर को करोड कर देता है। ठीक है, वो हमको हमारा जो कंडक्टर रहता है उसको करोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमारे जो अप्लाइड किया जाता है दो कंडक्टर के, तो उसके जो स्पेसिंग है वो लार्ज रहती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर डायमीटर। तो उस केस में एक कोरोना का इफेक्ट काफ़ी बड़ा, एक सिग्निफिकेंट बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये अगर आपको कोरोना इफेक्ट जानना होगा तो इसके लिए भी मैंने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, इसके भी लिंक आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर देता हूँ। व्हाट इज कोरोना इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन, इसमें मैंने डिटेल में समझाया। आपने तो नॉर्मली एक स्टेटमेंट में हमने समझ लिया, बट कोरोना इफेक्ट को डिटेल में अगर आपको समझना होगा तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सेशन आप जाके देखिएगा, 100% काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी वोल्टेज रेंज ये यूज़ करते हैं? तो लेस देन 20 kV, मोर देन 200, 20 to 200 या फिर 50 to 200। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20 kV to 100 kV के बीच में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेंज यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट के लिए जैसे आपके पास गिवन है 0 to 80 किलोमीटर, मीडियम के लिए 80 to 200 किलोमीटर, लॉन्ग है तो अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी लेंथ है तो उस केस में हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ही उसको कैटेगराइज करते हैं। उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 0 to 20 है, मीडियम के लिए 20 to 100 और 100 kV प्लस हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए रहता है। ये चार्ट आपको ध्यान से लर्न करना होगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ये कंसिडर नहीं किया जाता शॉर्ट के लिए। सी जो रहता है कैपेसिटेंस वो लम्प्ड रहता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये दो चीज़ें टर्म्स है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सेशन हमारे समझ में आ रहे होंगे। अगर सेशन समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक भी करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी सप्लाइज अ पावर टू द कंज्यूमर थ्रू अ लो वोल्टेज 3-phase 4-wire। 3-phase 4-wire सिस्टम से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे पावर्स को। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो सप्लाई अथॉरिटी रहती है वो सप्लाई करती है हमारे पावर कंज्यूमर्स को थ्रू लो वोल्टेज 3-phase 4-wire डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ये हमारा 3-phase 4-wire डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको 100% ध्यान में रखना होगा। ये जो वोल्टेज लेवल से आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन पूछा था। जनरेटिंग स्टेशन से आपका जनरेट होता है पावर, वोल्टेज स्टेप अप किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। वो स्टेप अप कौन से किया? 11 और 132
केवी 11 टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया, 11 केवी से हमने 132 केवी पे ट्रांसमिट किया। हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, फिर 132 और 33 केवी पे हमारा रिसीविंग सेशन है, ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, इसका हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप डाउन किया जाता है 33 और 66 केवी पे। फिर और ट्रांसमिशन होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर हमारा 33 से हमारा 11 केवी पे स्टेप डाउन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सबस्टेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, आपको बताएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है वो कौन सी कैपेसिटी पे वर्क करता है वगैरह। केवी 11 केवी से लेके हम लोग 415, यही हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था इस पे हमारा रहता है 3 फेज 4 वायर। 4 वायर में कौन सा हो गया, एक तो आर वाई बी हो गया और एक हो गया हमारा न्यूट्रल। ये हमारे 4 वायर्स रहते हैं 3 फेज और उसका वोल्टेज रहता है 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। तो ये वोल्टेज लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, फ्रॉम सप्लाई जनरेशन टू सप्लाई एंड पे तक। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ कंडक्टर ऑफ अ फीडर इज। फीडर के लिए हम लोग जो कंडक्टर का साइज डिसाइड करते हैं वो कौन से दैट मीन्स हम लोग टर्म पे डिसाइड करते हैं, कौन से फैक्टर रहता है, तो हमारा टेम्परेचर राइज पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है फीडर एक कंडक्टर है जिसकी कांस्टेंट करंट ये है हमारा, इसकी क्या रहती है, कांस्टेंट करंट डेंसिटी रहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और साइज ऑफ फीडर वो डिज़ाइन किया जाता है बेस्ड ऑन देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी। ये भी आपको पता है हम लोग फीडर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा अगर हमारा वोल्टेज लेस देन इक्वल टू 220 केवी के लिए, उस केस में हमारा जो सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर किया जाता है वो हमारे करंट कैरिंग कैपेसिटी पे दिया रहता है। ठीक है, और अगर हमारा वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 220 केवी पे, तो उसके लिए हम लोग कोरोना और फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है हमारा, इसका हमारा वोल्टेज ड्रॉप पे डिसाइड कर दे। दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप पे कैलकुलेट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो हमारा क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का, जो कंडक्टर सिलेक्ट करते हैं हमारे फीडर के लिए, वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर राइज पे। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा कंडक्टर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है हम लोग डिसाइन करते हैं अकॉर्डिंग द वोल्टेज ड्रॉप, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। ओके, और अगर हमारा वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 केवी, तो जो सिलेक्शन किया जाता है हमारे कंडक्टर का वो होता है हमारे कौन से कोरोना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने का। इसीलिए हमारा जो सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर रहता है फीडर के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है हमारे टेम्परेचर राइज पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई तभी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द x/r रेशियो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए x/r ये रेशियो रहता है वो ग्रेटर देन 1 रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर अ गिवन कंडक्टर साइज जो रेजिस्टेंस रहता है आर वो एसेंशियली सेम रहता है दोनों टाइप के लाइन्स के लिए। ओके, तो x/r जो रेशियो रहता है वो ग्रेटर दैन रहता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। ठीक है, और अगर हमारा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो उसमें x/r रेशियो जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है और लेस देन 1 रहता है अंडरग्राउंड लाइन के लिए। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए हमारा x/r ग्रेटर देन 1 रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। एक जो फीडर रहता है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में वो किसको पावर फीड करता है, वो पावर फीड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। फीडर पावर फीड्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन एन ओवरहेड सिस्टम द मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस एग्जिस्ट बिटवीन। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी आते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड के लिए। जो मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस रहता है वो कहाँ कौन से किसके बीच में रहता है। ठीक है, फेस कंडक्टर एंड न्यूट्रल के बीच में, कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में, या फिर कंडक्टर एंड बोल के बीच में। तो ध्यान में रखिएगा कंडक्टर जो रहता है, ठीक है, और ये अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज रहता है ओवरहेड के लिए। ठीक है, और अगर आपका अंडरग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा मेन स्ट्रेस रहता है हमारा बिटवीन द इंसुलेशन ऑन द इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट डाल दी। ठीक है, ये शुड बी मेन। ठीक है, तो दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। A long transmission line has a large capacitance. If a such line is open circuited or connected to a very light load at the receiving end, एक हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इसका
लो रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है कभी कभी रिसेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी लाइट लोड कंडीशन है, ठीक है, उस केस में उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट में वही गिवन है, उसको हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्किन इफेक्ट भी पता होना चाहिए, कोरोना इफेक्ट भी पता होना चाहिए, सैग और फेरेंटी इफेक्ट, ये आपको चारों इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। स्किन इफेक्ट आपको पता ही होगा, जो एसी करंट है आपका, ये मान लो कंडक्टर है, इसके आउटर से फ्लो होना स्टार्ट करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दिस इनर कोर। भला ही डीसी करंट क्या होता है, वो डीसी करंट क्या करता है, इनर कोर को हमारा यूज़ करता है करंट पास ऑन करने के लिए, बट एसी के लिए उसके सरफेस से, पेरीफेरी से उसके करंट फ्लो होता है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं एसी के लिए, ठीक है। ये हमारा रीज़न रहता है, ये हमारा होता है स्किन इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फेरेंट इफेक्ट हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया। सैग क्या होता है, देखिए ये जो थोड़ा सा हल्का इस टाइप का जो एक कंडक्टर को सैग दिया जाता है, ठीक है, लूज छोड़ा जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सैग, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। फॉर अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द पैरामीटर ए इज इक्वल्स टू, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए पैरामीटर ए पैरामीटर जो रहता है हमारा एबीसीडी पैरामीटर, वो रहता है इक्वल्स टू डी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए क्या है हमारा वोल्टेज रेशियो, जो कि हमारा यूनिटलेस है। डी क्या है सेंडिंग इन करंट अपॉन रिसीविंग इन करंट, तो ये हमारा करंट रेशियो है, ये भी हमारा यूनिटलेस ही है। बी क्या है हमारा, बी को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज अपॉन रिसीविंग इन करंट, ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग ओम से मेजर करते हैं। और ओपन सर्किट कंडक्टेंस किसको हम लोग करते हैं सेंडिंग इन करंट अपॉन रिसीविंग इन वोल्टेज, इसका यूनिट क्या है मोफ। ये टेबल जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था काफ़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हमारे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से 50 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बट जो हम लोग 20 से 30 क्वेश्चंस कवर कराते हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए जो भी मैं आपको टू द पॉइंट ऑप्टिमम तरीके से आपको सेशंस प्रोवाइड करता हूँ उसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है, जो भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। इन केस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क विच पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर्स किसको कहते हैं, ABCD Z Y या फिर H, तो ABCD पैरामीटर्स को हम लोग क्या कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में ट्रांसमिशन पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। As per the I rules, the nominal cross sectional area for the conductor should not be less than। आई रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है कंडक्टर, वो कितने से कम नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग कॉपर ये यूज़ कर रहे होंगे सब सर्किट वायरिंग के लिए, तो हमारा 1 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई रूल्स और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेशंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ जाके देखिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज द परमिसिबल वेरिएशंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी फॉर अ पावर सिस्टम। जो परमिसिबल वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी का पावर सिस्टम के लिए वो कितना है हमारा, तो हमारा ±3%। मान लो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है, तो ±3% हमारा एक परमिसिबल रेंज है, उसके बीच में हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 48.5 और 51.5 के बीच में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग। ये इसका क्वेश्चन हमने क्वेश्चन सेशन में डिस्कस कर दिया था। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सो आशा करता हूँ गाइस आपको सेशन समझ में होगा। हमारे नए चैनल कुछ को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।